ओके, तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं ये सेल रेफरेंस का। ओके, सेल रेफरेंस क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो सेल रेफरेंस है ये बेसिकली एक एक्सेल की बैकबोन है, ये याद रखना। ओके, अगर आपको सेल रेफरेंस पर कमांड नहीं है तो आप कभी भी किसी फंक्शन को डायनामिक नहीं बना सकते। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है कि सेल रेफरेंस क्या होता है। तो जो सेल रेफरेंस होता है इसको हम लोग फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, और इसको आप सेल लॉकिंग भी बोल सकते हो। जैसे कि आपने एक्सेल में अगर कभी फाइल में देखा होगा तो बहुत से लोग अपने फॉर्मूले में या एक्सेल के फंक्शन में ये डॉलर का साइन लगाते हैं। तो ये जो डॉलर का एग्जैक्टली। साइन होता है ये बेसिकली फ्रीज करने के लिए यूज होता है। ओके, इसको इंप्लीमेंट करने का यानी सेल रेफरेंस को इंप्लीमेंट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो F4 यानी कि फंक्शन 4 की होता है। ओके, बस आपको दो चीजें अपने माइंड में रखनी है, सेल रेफरेंस आपका हमेशा क्लियर रहेगा। ओके, पहली चीज कि मैंने कल बताया था कि एक होता है कंट्रोल डी जिसको हम लोग बोलते हैं डाउनफिल, और दूसरा होता है कंट्रोल आर जिसको हम लोग बोलते हैं राइट फिल। ओके, अब जब हम कभी देखो डाउन फिल क्या होता है, जैसे आपने एक सेल में फॉर्मूला लगाया और जब आप इसको कॉर्नर से होल्ड करके ऐसे नीचे की तरफ फिल करते हो इसको हम बोलते हैं डाउन फिल। तो यही चीज आप कंट्रोल डी से कर सकते हो। और अगर इसी चीज को मैं यहाँ कॉर्नर से होल्ड करके राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये होता है फॉर्मूले को राइट साइड फिल करना। तो इसको हम कंट्रोल आर बोलते हैं। तो जब आप कभी भी फॉर्मूले को डाउन फिल यानी ऊपर से नीचे की तरफ फिल करोगे तो हमेशा याद रखना आपका रो इंक्रीज रहेगा, और अगर आप राइट साइड करोगे तो हमेशा आपका कॉलम इंक्रीज होगा। बस ये दो चीजें माइंड में सेट करके चलना, अपने आप आपका सेल रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। एक्सेल में आप कोई भी सेल एज्यूम करो, जैसे मान लो मैंने कोई सेल एज्यूम कर लिया A1। एक्सेल की कोई भी सेल दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, एक होता है कॉलम एक होता है रो। तो सेल में ये जो अल्फाबेट्स होते हैं A B C D, ये जो आपको वर्टिकल्स दिखते हैं ये होते हैं कॉलम। जैसे A1 में A है कॉलम, और जो न्यूमेरिक होते हैं ये होती हैं रोज। ओके, तो कोई भी सेल दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज अ रो एंड कॉलम। अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर जो सेल रेफरेंस होता है वो तीन तरीके का होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस के केस में हम लोग क्या करते हैं, डॉलर का जो साइन होता है वो रो के पहले भी लगता है और कॉलम के पहले भी लगता है। तो एक चीज याद रखना, डॉलर का साइन जिसके पहले लगेगा वो चीज आपकी लॉक हो जाएगी, वो चीज आपकी इंक्रीज नहीं होगी। जैसे कि अब यहाँ पे वन लॉक है, वन का मतलब क्या है यानी कि रो लॉक है, और यहाँ पे ए के पहले डॉलर लगा यानी ए लॉक है यानी कि कॉलम लॉक है। तो एब्सोल्यूट के केस में अगर मैं बात करूं कि मैं फॉर्मूले को डाउन फिल करूंगा या राइट फिल करूंगा तो क्या होगा, तो इस केस में अगर मैं कंट्रोल डी और कंट्रोल आर की बात करूं तो इसमें से दोनों काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने रो को लॉक करके रखा है तो रो कब बढ़ती है, जब आप कंट्रोल डी करते हो। लेकिन यहां तो आपने रो को लॉक करके रखा है तो इसलिए कंट्रोल डी काम नहीं करेगा, मतलब वो वन को टू में चेंज नहीं होने देगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने ए के पहले डॉलर लगाया है यानी कि आपका कॉलम लॉक है, तो अब मैं जब इसको राइट साइड करूंगा तो वो ए को बी में कन्वर्ट नहीं होने देगा यानी कॉलम चेंज नहीं होने देगा। ओके, सेकंड केस आता है मिक्स रेफरेंस का। इसमें दो केस होते हैं, हो सकता है कि मुझे कॉलम के पहले डॉलर ना लगाना पड़े लेकिन रो के पहले लगाना पड़े, और इसका उल्टा केस भी हो सकता है कि हो सकता है कि मुझे कॉलम के पहले लगाना पड़े रो के पहले ना लगाना पड़े। तो हम बात करते हैं पहले वाले केस की। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें वन के पहले यानी कि रो के पहले लगाया है, तो अब रो तो बढ़ेगा ही नहीं यानी कंट्रोल डी काम नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल आर काम करेगा क्योंकि मेरा कॉलम अनलॉक है। और नीचे वाले केस में क्या होगा, वाइसे वर्सा हो जाएगा, दिस वन। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रोल अनलॉक है तो रो तो बढ़ेगी लेकिन कॉलम लॉक है तो कॉलम नहीं बढ़ेगा। और तीसरा जो केस होता है वो होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस का। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, डॉलर साइन यूज ही नहीं होता। ओके, तो अगर डॉलर साइन यूज नहीं है तो फिर तो इसका मतलब है दोनों काम करेंगे, दैट्स इट। तो अगर मैं आपको इसका सिंपल सा एक समरी दूं, एक सिंपल सा फाइनल क्रक्स दूं, तो वो ये है कि अगर आप फॉर्मूले को डाउन फिल करोगे तो रो बढ़ेगा,
फॉर्मूले को राइट साइड करोगे तो कॉलम बढ़ेगा, और जिसको नहीं बढ़ाना है उसके पहले उठा के डॉलर लगा दो, खत्म काम। इज इट क्लियर? ओके, अब इसको यूज कैसे करेंगे बड़े देखना से, यहां से बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक सेल पे एक नंबर दिया 50, और यहां पर 100 से 900 तक नंबर दिए, और यहां पे कुछ काउंटिंग दे दी 1 से लेकर 6 तक। मैंने बोला मुझे इस सेल में आउटपुट चाहिए 100, ये 50, ये 151। इसके नीचे वाली सेल में चाहिए 200, ये 50, ये 251। यानी कि इस वाले कॉलम में हर एक में ये 1 ऐड करते चलना है। जब अगले में जाएगा तो 1 की जगह पे ये 2 आ जाएगा, अगले में जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। ओके, तो अब कैसे करेंगे? तो आप अगर सबसे पहले करोगे तो कुछ ऐसे ही करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैंने एंटर किया, रिजल्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे तो इतनी जगह पे आउटपुट चाहिए। तो अगर मुझे फ्रीजिंग नहीं आती तो मुझे हर एक सेल पे जाके अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैं इसमें कुछ ऐसा फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट लगा दूं कि मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूं डाउन और राइट साइड से मेरा आउटपुट आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं B2 की, B2 मतलब 50 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस B2 को एब्सोल्यूट बना के चलेंगे। वो इसलिए ताकि जब मैं डाउन फिल करूं तो डाउन आने पे ये रो नंबर 2 चेंज ना हो, और राइट जाने पर ये बी कॉलम चेंज ना हो, क्योंकि मैं तो किसी भी सेल में जाऊंगा मुझे तो ये B2 ही ऐड करना है, करेक्ट? तो आपका ना रो बढ़ना चाहिए ना कॉलम, इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट बनाया है। ओके, अब हम बात करते हैं E3 की। तो इस कॉलम के लिए आपको E3 यानी कि ये 1 ऐड करना है, लेकिन अगले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा। उसके अगले कॉलम में क्या आ जाएगा, G3 आ जाएगा। उसके अगले कॉलम में क्या आएगा, S3 आएगा। उसके अगले एच कॉलम फोर। में आई थ्री, आई थ्री, H4 नहीं, 4 तो सेल की वैल्यू सॉरी है सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। है ना? सॉरी सॉरी, हाँ। इट्स ओके, हाँ हाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे J4, J3। तो इसका मतलब मेरा रो नंबर 3 तो फिक्स चल रहा है, लेकिन E से F, F से G, G से H, यानी कॉलम को बढ़ाना है। तो मुझे कॉलम बढ़ाना है, रो नहीं बढ़ाना। तो जो चीज नहीं बढ़ाना है उसके पहले डॉलर लगा दिया, रो के पहले यानी 3 के पहले। ओके, अब यहां से आप ये किसी भी कॉलम में फिल करोगे डेटा, तो आप तो ये सी कॉलम की वैल्यूज को ही तो पिक करोगे, करेक्ट? तो यानी अगर मैं फॉर्मूले को राइट फिल करूंगा तो ये मेरा कॉलम सी से डी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मेरा कॉलम नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहां से सी के पहले मैंने डॉलर लगा दिया, कहानी खत्म। इसको एंटर करो। अब जितने एरिया पर आपको आउटपुट चाहिए था मैंने उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, और मैंने कंट्रोल होल्ड करके कंट्रोल डी किया और कंट्रोल आर किया। तो देखो जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वही आ रहा है, और यही मेरा आउटपुट आना चाहिए था। ओके, so this is basically the power of your cell reference. ओके, तो सेल रेफरेंस बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक सेल में फॉर्मूला लगाओ, उसमें फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट यूज कर लो, और आप फॉर्मूले को डाउन साइड और राइट साइड फिल करके आप अपना डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हो। ओके, अब सेम मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं, बस डिफरेंस ये है कि जहां 50 था बस मैंने वहां 72 किया है, दैट्स इट। और यहां पर आपको आउटपुट लेकर आना है, सेम वही लॉजिक यूज करना है। ओके, नाउ इसके बाद यहां पर आता है टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट क्या करता है, ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको किसी भी वैल्यू का फॉर्मेट चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे कि आपको मैंने ये डेट दी, लेकिन ये डेट किस में है, मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में। तो मैंने बोला मुझे तो जब रिपोर्ट बनानी है तो मुझे तो DDMMYY में रखना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेक्स्ट। ये बोल रहा है वैल्यू, आई सेड ये रहा वैल्यू। फॉर्मेट टेक्स्ट किस फॉर्मेट में करना है, आई सेड मुझे करना है DDMMYY। ठीक है ना, मैंने एंटर किया तो देखो इसने 915 को 59 में कन्वर्ट कर दिया। इसको यहां से कंट्रोल डी करो डाउन फिल, तो देखो आपका डेट आ गया। अब एक चीज बड़े गौर से देखो, इस लाइन में यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 0 1 0 2 आ रहा है। ओके, अगर मैं इसमें से एक डी कम और एक एम कम कर दूं तो देखो 0 हट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सिंगल डी लिखते हो और आपकी कोई भी डेट अगर 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में फॉल करती है
तो वो उसके प्रीफिक्स में 0 ऐड नहीं करता, यानी कि वो 1 ही डिजिट दिखाएगा। अगर आप 2D लिखते हो तो आपकी कोई भी डेट अगर 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में फॉल करेगी तो वो प्रीफिक्स में 0 ऐड कर लेता है। ओके, अगर आप 3D यूज करते हो तो वो 3 लेटर्स ऑफ द डे दिखाता है। जैसे कि अगर मुझे पता करना है कि इन डेट्स को कौन सा डे था, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डी लिखूंगा, तो ये देखो आपको 3 लेटर्स ऑफ द डे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आज की डेट डाल दूं तो देखो आज फ्राइडे है, नाउ यू कैन सी द फ्राइडे आ रहा है। ओके, अगर मुझे इंटायर डे चाहिए होगा तो फिर मैं यहाँ पे 4D लिखूंगा। ठीक है, दिस वन, तो ये देखो आपको इंटायर डे दे देगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर 4D से ज्यादा भी लिख दोगे ना तो कोई इश्यू नहीं है, मिनिमम 4D आपके होने चाहिए इंटायर डे को पाने के लिए। सेम आपका मंथ में कॉन्सेप्ट होता है, और ईयर में होता है कि आप सिंगल वाई या डबल वाई लिखोगे तो ईयर की 2 डिजिट देगा। अगर आप ट्रिपल वाई या 4 वाई लिखोगे तो इंटायर ईयर देता है। तो जैसे मुझे यहाँ से ये डेट है और मुझे इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टेक्स्ट, ये रहा डेट, पहले क्या चाहिए डे, फिर क्या चाहिए मंथ के 3 लेटर यानी कि ट्रिपल एम, फिर ईयर की 2 डिजिट यानी सिंगल वाई या डबल वाई, आप कुछ भी यूज करो, तो देखो आपको उसी फॉर्मेट में डेटा दे देगा। Okay, so this is basically the concept of this text function. Is it clear? सर ये टेक्स्ट जो है सिर्फ मतलब डेट और मंथ और ईयर में ही नहीं, काम करेगा? नहीं नहीं, इसका और भी काम है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा है। ओके, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कमल। ओके, और यहाँ मैंने लिख दिया 60%। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज इन दोनों को मिला रहा हूँ, ऐसे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, तो देखो उसने 60% को क्या दिखाया है, 0.6 दिखाया ना। आइडियली तो 60% आना चाहिए। तो अब अगर मुझे 60% दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इस C3 के पहले टेक्स्ट फंक्शन लगा लूंगा कि ये जो डेटा है इसको 0% के फॉर्मेट में दिखाओ। 0 यूज होता है नंबर। ओके, तो नंबर के अंदर एक परसेंटेज फॉर्मेट की कैटेगरी है, उस फॉर्मेट में मुझे डेटा लाकर दो, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, ये 0.6 को परसेंटेज में करेगा तो ये आपको 60% दिखाएगा। देखो ओके। आ गया। दूसरा, जैसे सपोज मैंने बोला कमल ने आज क्लास ज्वाइन की है। ओके, और मैं इन दोनों को सपोज ऐसे मिला के दिखा रहा हूं। ठीक है, दिस वन ऐसे, सॉरी, दिस एंड दिस। ओके, तो ये देखो इसने क्या किया, इसने यहां पर आओ, ये है ना दिस वन, तो इसने क्या किया, देखो कमल लिखा और फिर ये देखो डेट नंबर में दिखा दी उसने। करेक्ट, अगर मैं ओरिजिनल डेट को जनरल में दिखाऊं तो देखो यही नंबर तो दिखा रहा है ये, लेकिन इस नंबर को देख के तो मैं डेट नहीं समझ पाऊंगा, तो मुझे तो डेट ऐसी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस C14 के पहले टेक्स्ट लगा लूंगा कि मुझे ये कन्वर्ट कर दो मंथ में, डे में और ईयर में। आगे देखो सेम, क्लियर हुआ कमल? यस सर। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ से लिखा है 1500, तो मैंने यहाँ पे अगर मान लो लिखा टेक्स्ट एंड आई सेड इसको मुझे दिखाना है 0,00 फॉर्मेट में, तो ये देखो 1,500 ऐसे आ जाएगा। देख रहा हो ओके। दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूं तो ये देखो आ रहा है। तो किसी भी फॉर्मेट में मैं चेंज करा सकता हूँ वैल्यूज को। अच्छा। ओके, ओके सर। अब इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट होता है ऑल डी ई। ऑल डी स्टैंड्स फॉर द ऑल्टर, डी एज एन डेटा, ई एज एन एक्सट्रैक्ट। मतलब किसी भी डेटा को अगर आप मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर, सो दैट इज नथिंग बट नोन एज अ टेक्स्ट टू कॉलम। तो अब टेक्स्ट टू कॉलम के लिए या तो आप ऑल डी प्रेस कर लो या डेटा टैब में जाओ तो यहां भी आता है टेक्स्ट टू कॉलम। अच्छा। ओके, तो टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जितना डेटा अलग करना है पहले उतने डेटा को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मेरे पास ये नेम मैंने आपको दिए और मैंने बोला मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में दे दो, तो मैं क्या करूंगा, अपना ये डेटा सेलेक्ट करूंगा और मैंने ऑल डी किया टेक्स्ट टू कॉलम, तो मुझे यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम का एक विजार्ड आया। अब यहाँ पे आपको दो ओरिजिनल डेटा टाइप दिखते हैं, डेलीमेटेड और फिक्स पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं डेलीमेटेड की।
तो डेलीमेटेड को हम वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर आप किसी भी डेटा को स्प्लिट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, कि जैसे आपको स्पेस से अलग करना है, कॉमा है, स्पेस है, सेमी कॉलन है, एट द रेट है, स्लैश है, हाइफन है, इन सब चीजों से अगर अलग करना है तो हम डेलीमेटेड यूज करेंगे। जैसे कि अभी अगर मैं अपने डेटा में देखूं तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्पेस के बेस पे अलग कर सकता हूं, और स्पेस क्या है, स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम डेलीमेटेड करेंगे। तो अगर आप डेलीमेटेड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो यहां पर आपको ये डेलीमेटर्स दिखते हैं। सो डेलीमेटर्स इज नथिंग बट अ कॉमन फैक्टर विच फॉल्स इन योर डेटा सेट। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर देखो आपको स्पेस दिख रहा है, आपको स्पेस सेलेक्ट करना है। तो जैसे आपने स्पेस क्लिक किया तो जहां जहां पर स्पेस होगा वहां वहां से डेटा अलग कर देगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि आउटपुट कहाँ चाहिए, तो यहाँ से मैंने रेंज आइकन पे क्लिक किया और मुझे जहां भी आउटपुट चाहिए मैंने वो सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा यहाँ से और मैंने ओके किया, तो नाउ यू कैन सी कि ये मुझे देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करके दे देगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम कैसे टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करते हैं। अब सपोज आपको मैंने डेटा दे दिया कुछ इस तरीके से कि यहाँ पहले आपके पास नेम है, फिर आपके पास सिटी है, फिर आपके पास कोर्स है, फिर आपके पास कोर्स की डेट है, और फिर आपके पास कोर्स की फीस है। नाउ आई सेड कि मुझे इस डेटा से बस दो चीजों की जरूरत है, एक है नेम और एक है फीस। तो अब अगर मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम करता हूं तो यहां पर मैं स्पेस से अलग कर सकता हूं। तो मैंने स्पेस देखो टिक किया, अब ये देखो अलग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किया, सेम आउटपुट कहाँ चाहिए, आई सेड मुझे यहाँ C2 से। अब इसमें देखो अगर अभी फिनिश कर दोगे ना तो ये सारे कॉलम आएंगे, लेकिन मुझे सारे नहीं चाहिए ना। तो जो कॉलम आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे सिटी नहीं चाहिए, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ एक ऑप्शन आता है डू नॉट इम्पोर्ट, इसको चेक कर देना। तो जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उनको सेलेक्ट करो और डू नॉट इम्पोर्ट पे क्लिक कर दो। इट मीन्स अब ये कॉलम मेरे आउटपुट में नहीं आएंगे। तो अब कौन कौन से आएंगे, नेम आएगा और फीस आएगा। तो इसको फिनिश करो आप, ओके करो, नाउ यू कैन सी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्किप कॉलम कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर है? यस सर। इसके बाद अगर सपोज आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि जहां पर आपके पास कुछ ईमेल आईडी है, ओके, जैसे कि आपके पास फर्स्ट नेम है डॉट आपके पास लास्ट नेम है। ओके, अब मैंने बोला इसमें से आप मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करके दो। तो अब मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट नेम को मैं डॉट से अलग कर सकता हूं। तो मैंने डेटा सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम, और डॉट भी क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमेशा डेलीमेटेड, तो मैंने नेक्स्ट किया। अब यहां पर देखो तो आपको सेमी कॉलन कॉमा स्पेस दिख रहा है लेकिन डॉट नहीं दिख रहा। तो अगर कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर विच इज अपार्ट फ्रॉम सेमी कॉलन कॉमा एंड स्पेस, तो उसको हम अदर में फिल करते हैं। तो अदर को आप चेक करो और इस बॉक्स के अंदर वो कैरेक्टर डाल दो, जैसे कि डॉट। तो उसको जहां जहां डॉट दिखा उसने अलग कर दिया। लेकिन इस बॉक्स के अंदर एट अ वन टाइम आप एक ही कैरेक्टर फिल कर सकते हो। अगर मैं सपोज यहां पे चाहूं कि एट द रेट भी कर लूं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। एट अ वन टाइम एक ही कैरेक्टर। अब यहां से मैंने नेक्स्ट किया, तो मुझे जहां पे आउटपुट चाहिए था मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो ये जो कॉम आ रहा है इसकी तो मुझे जरूरत है ही नहीं, ये तो यूजलेस है मेरे लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके डू नॉट इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, इसको फिनिश करो, ओके। तो ये देखो मेरे पास फर्स्ट नेम बिल्कुल सही आया, लास्ट नेम में एट द रेट जी मेल आ रहा है। तो अब मैं लास्ट नेम वाले को सेलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम करूंगा, डेलीमेटेड करूंगा, और इस बार मैं स्प्लिट कर दूंगा एट द रेट से। इसको नेक्स्ट करो। अब मुझे डेस्टिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो सेम कॉलम में ही आउटपुट चाहिए। करेक्ट। तो अब ये जो जीमेल आएगा एडिशनल अलग कॉलम में, ये मुझे जरूरत है नहीं, तो इसको सेलेक्ट करके मैं डू नॉट इंपोर्ट कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको ओके। फिनिश करता हूं सो नाउ यू कैन सी कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल गया। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ओके। अब यहां पर जैसे अब बात करते हैं हम फिक्स्ड विथ की। तो जैसे सपोज मैंने आपको ये डेटा सेट दिया एंड आई सेट कि आप एक काम करो, मुझे हर एक एम्प्लॉय के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर दे दो। तो अब मैंने देखा कि जो मुझे डेटा दिया गया है इसमें स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर के बाद
कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ओके, कि जैसे कॉमा नहीं है, सेमी कॉलन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको एक कॉमन फैक्टर दिया है 3, ओके। तो मैं क्या करूंगा, डेटा को सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम करूंगा और इसमें मैं यूज करूंगा फिक्स्ड विथ को। तो जैसे ही मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, तो ये देखो यहाँ पे आपको जो 10 20 30 जो दिख रही है लाइन, दैट इज नथिंग बट नोन एज अ पैरामीटर। जैसे डेलीमेटेड में डेलीमेटर्स, फिक्स्ड विद में पैरामीटर्स। तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर, तो 1 2 3, माउस यहाँ से 3 के बाद माउस से क्लिक कर देना। तो ये देखो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर अलग हो गए, लास्ट के सारे अलग हो गए, ठीक है। इन केस अगर ये ब्रेक लाइन आपसे गलत पॉइंट पे पॉइंट हुई है, तो आप इसको माउस से होल्ड करके जिधर भी चाहो ड्रैग कर सकते हो, ओके, और जितना चाहो लगा सकते हो। और अगर आपको लाइन डिलीट करनी है तो लाइन पे डबल क्लिक कर देना, ठीक है, ये लाइन पे डबल क्लिक, तो ये हट जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 कर लिया मैंने, नेक्स्ट करो। अब यहाँ से देखो मुझे डेस्टिनेशन वही सेम चीज़ है, यहाँ पे जैसे आउटपुट चाहिए जहाँ भी आपको। अब मुझे लास्ट का पार्ट जरूरत नहीं है, तो मैंने डू नॉट इम्पोर्ट कर दिया एंड फिनिश। तो ये मुझे स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर देगा। इज इट क्लियर? यस ओके। अब जैसे कि आपने देखा होगा एक्सेल में, अगर आप किसी भी नंबर के प्रीफिक्स में जीरो लिखते हो, ओके, और एंटर करते हो तो जीरो होल्ड नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर के प्रीफिक्स में जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट के नंबर में प्रीफिक्स में जीरो आ रहा है, मतलब आपका बैंक अकाउंट अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आप फॉर्म फिल करते समय उसमें जीरो लिखते हो, राइट, ये डिपॉजिट करते समय। अगर चेक नंबर है, तो चेक नंबर में अगर प्रीफिक्स में जीरो आ रहा है तो आप लिखते हो, करेक्ट, हाँ सर करेक्ट। अब अगर यहां पर मैं बात करूं जैसे कि आपका रोल नंबर है, ओके, तो अगर रोल नंबर में प्रीफिक्स में जीरो आता है तो आप लिखते हो। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी नंबर के प्रीफिक्स में जीरो लगाना है तो मैं कैसे लगाऊं? तो किसी भी नंबर के प्रीफिक्स में जीरो लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एपोस्ट्रॉफी लगा दो, सिंगल कोट, और फिर जीरो लगा के आपको जो भी लिखना आप लिखो और एंटर कर दो। जैसे ही एंटर किया तो उसने देखो जीरो को होल्ड कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसने जीरो को तो होल्ड कर लिया, लेकिन अब ये नंबर फॉर्मेट नहीं रहा, अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि यहां से ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ओके। अब इसमें क्या अच्छा करना है, यहां से देखो आपको दिख रहा है, अगर इस पे कर्सर रखोगे कि द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज अ टेक्स्ट और प्रोसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसका मतलब इस सेल पे जो नंबर लिखा है, आपने या तो उसका डेटा टाइप टेक्स्ट किया है, कहां से, यहां से, जहां जनरल दिख रहा है यहां से टेक्स्ट किया है, या फिर आपने नंबर के पहले अपोस्ट्रोफी लगाया है। तो मैंने नंबर के पहले अपोस्ट्रोफी लगाया है, करेक्ट। तो एक तो ये तरीका है टेक्स्ट बनाने का, और दूसरा तरीका है कि जनरल से यहां से हम टेक्स्ट बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे वो यहां बताता हूं मैं। कि जैसे मैंने आपको ये नंबर्स दिए और मैंने बोला कि मुझे इस नंबर में हर एक नंबर की लास्ट की 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो अब लास्ट की 4 डिजिट मैंने क्या किया, टेक्स्ट टू कॉलम किया, फिक्स विद, नेक्स्ट, और लास्ट की 4 डिजिट, तो मैंने लास्ट की 4 डिजिट यहां से सेलेक्ट कर ली, ओके। नेक्स्ट किया, जहां भी मुझे आउटपुट चाहिए तो मैंने यहां से आउटपुट सेलेक्ट किया, और ये स्टार्टिंग का पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डू नॉट इंपोर्ट कर दिया, ओके। अब मेरे आउटपुट में नंबर में प्रीफिक्स में जीरो आएगा, 0 1 2 3 0 1 2 4। अगर मैंने अभी फिनिश कर दिया तो ये मुझे जीरो प्रीफिक्स में नहीं दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा 1 2 3 1 2 4। तो पहले मैं आपको गलत करके दिखाता हूँ, फिनिश करो, ये देखो, देखो, ओके। नाउ अब गलती क्या थी, बड़े ध्यान से समझना। यहां से आपने सब कुछ सही किया, नेक्स्ट किया, लास्ट का 4 सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग नहीं चाहिए, डू नॉट इंपोर्ट किया, आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट टेक्स्ट को किया, सिलेक्ट नहीं किया ओके, यहां तक सही था, करेक्ट। अब ये पार्ट आप सेलेक्ट करके इसको जनरल से टेक्स्ट में करोगे, टेक्स्ट ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां से फिनिश करता हूं, तो नाउ यू कैन सी कि अब इसके प्रीफिक्स में जीरो आ गया, राइट। अब लेकिन फॉर्मूले बार में अगर आप देखोगे तो यहां देखो फॉर्मूले बार में अपोस्ट्रॉफी नहीं है, देख रहे हो, राइट, हाँ सर लेकिन यहां ऊपर क्या हो गया है, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट करेक्ट। अब जैसे ये आपको जो नेविगेशन दिख रहा है, ये आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है नेविगेशन, अगर आपको ये नहीं दिखाना है तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट करो,
इसके डाउन एरो पे क्लिक करके यहां से इग्नोर एरर कर देना। तो आपका डेटा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन नहीं दिखेगा। ठीक है। अब इसको अगर मैं जैसे सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये मुझे सम नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को सम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक वैल्यू फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी नंबर को जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको नंबर फॉर्मेट में बना देता है। तो देखो जीरो हटा दिया। अब इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो देखो नीचे मुझे एवरेज, काउंट, सम तीनों चीजें दिख रही हैं। करेक्ट। ठीक है। तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी नंबर को जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको नंबर या जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनीवन? नो सर। ओके। अश्विनी? सर पूछना यस। था सर, हाँ यस। जैसे कि हम लोग सर, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि सर अपने नाम में फर्स्ट वाला नाम हो गया और लास्ट को उनका एक जो भी टाइटल था सर, वो अगर नहीं चाहिए, मान लीजिए सर हम इससे पहले जो आपने दिखाया कि 3-4 हमें हमको वो नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको सर क्या बोलते हैं उसको, स्किप स्किप। हाँ स्किप जैसे किया ना सर, हाँ हाँ बीच में हाँ तीन जैसे, वो सर हम लोग एक एक करके स्किप किए है ना सर, हाँ हाँ राइट। तो सर उसको एक ही साथ में स्किप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ओके। ओके। दिस वन आगे चल के हम और भी फंक्शन पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके। सो टेक्स्ट टू कॉलम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने डेटा को सेलेक्ट करो, ऑल डी प्रेस करो, टेक्स्ट टू कॉलम, देन गो बाय दिस डेलीमेटेड और फिक्स्ड विद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो डेलीमेटेड, और अगर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो उसके बेस पे फिक्स्ड विद पर आप जा सकते हो। ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कॉनकैटिनेट का। तो कॉनकैटिनेट क्या होता है कि ये दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के आउटपुट को एक साथ मिलाने पर काम आता है, या दो अलग अलग सेल की वैल्यूज को या मल्टीपल सेल की वैल्यूज को एक साथ मिलाने के लिए काम आता है। जैसे आपके पास यहाँ से नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में है, और मुझे इन दोनों को मिलाकर एक साथ यहाँ दिखाना है। ठीक है। तो मैं यूज करूंगा कॉनकैटिनेट। ये रहा आपका टेक्स्ट वन, कि पहले मुझे जेन लाना है, कॉमा दूसरा टेक्स्ट क्या है, आई सेड मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने डबल कोट में स्पेस लिखा क्योंकि टेक्स्ट है, कॉमा तीसरा टेक्स्ट क्या है, ये रहा पॉटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो उसने जेन स्पेस पॉटर दिखा दिया। अब इसको अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं डाउन फिल, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट ओवर हियर। ठीक है। दिस वन। अब यही चीज हम एम्परसेंट से भी कर सकते हैं। एम्परसेंट मतलब एंड का साइन, जैसे आई सेड ए टू एंड, फिर देखो स्पेस एंड, फिर यहां से देखो बी टू। ठीक है। दिस वन। इसको भी आप करोगे तो भी देखो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो अगर कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा सेल्स की वैल्यू को ज्वाइन करके एक साथ दिखाना है, या दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के आउटपुट को ज्वाइन करके अगर एक साथ दिखाना है, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं कॉनकैटिनेट या एम्परसेंड को। ओके। अब किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, प्रॉपर केस, अपर केस, लोअर केस। तो जैसे सपोज यहां पर कोई नाम लिखा है मैंने अमित तोमर। अब ये बड़ा ही अनसिस्टमैटिक वे में देखो, अमित में ए कैप से, आई कैप से, टी कैप से, तोमर में टी और ए आर कैप से। तो मुझे इसको प्रॉपर में बनाना है। तो प्रॉपर का मतलब क्या है कि अमित का ए कैप्स होगा, तोमर का टी कैप्स होगा, राइट। तो यहाँ एक फंक्शन होता है प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखो अमित में ए कैप्स है, तोमर में टी कैप्स है। अपर क्या करेगा, सारे लेटर को कैप्स कर देगा। लोअर क्या करेगा, सारे लेटर को स्मॉल में कर देगा। ये देखो। करेक्ट। तो अब यहां पर सपोज आपको क्या करना है, आपको ये नाम मिलाकर एक साथ दिखाने, तो आपने क्या किया, आपने यहां पे तुरंत कॉनकैटिनेट या एम्परसेंड लगा दिया। तो ये तो आपको मिल गया रिजल्ट। अब मैंने बोला भाई नाम तो आपके प्रॉपर में होने चाहिए, तो प्रॉपर का मतलब क्या है, जेन का जे भी तो कैप्स होना चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि जो मेरे कॉनकैटिनेट का रिजल्ट आ रहा है, मुझे इसको प्रॉपर में करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉनकैटिनेट तो के पहले पहले प्रॉपर का। करेक्ट प्रॉपर लगा दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। क्लियर है? यस। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो फंक्शन इक्वल्स टू साइन से जितना दूर होता है वो उतना पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता है। तो पहले कॉनकैटिनेट का रिजल्ट आएगा,
फिर उसका जो आउटकम आएगा कॉन्कैटिनेट का, फिर प्रॉपर उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करता है। ओके, अपर में और लोअर में आप लोग ट्राई करोगे तो कुछ नहीं करना है, जहां मैंने प्रॉपर किया है बस वहां पे अपर और लोअर यूज करना है। सो दिस इज समथिंग द असाइनमेंट फॉर यू गाइस। ओके, अगला असाइनमेंट है यहां पर कि आपको मैंने फर्स्ट नेम दिया, यहां पे मैंने आपको लास्ट नेम दिया है। आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर एक साथ यहां पर दिखाना है। एक बार प्रॉपर के साथ कॉन्कैटिनेट को यूज करना है और एक बार प्रॉपर और एम्परसेंड वाले को यूज करना है। क्लियर है? ठीक है सर। ओके, एक असाइनमेंट ये है कि यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां पर मैंने डेटा दिया है, आपको यहां पर इस तरीके से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं एक आउटपुट आपको दिखा देता हूं, दूसरा आउटपुट आप लोग लेकर आओगे। ठीक है, तो जैसे यहां से सपोज मुझे क्या करना है, तो मुझे जैसे यहां तक मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस वन, यहाँ डेट तक का। ओके, तो जैसे मुझे इस तरीके से डेट चाहिए, ऐसे डेटा चाहिए कि बॉनी पॉटर हैज ज्वाइंड ऑन दिस डेट। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्कैटिनेट। ये बोल रहा है टेक्स्ट वन, आई सेड ये रहा टेक्स्ट वन यानी कि बॉनी पॉटर, कॉमा फिर मुझे स्पेस देकर लिखना है हैज ज्वाइंड ऑन। फिर तीसरा टेक्स्ट क्या है, डेट। करेक्ट, आपने एंटर किया, रिजल्ट तो आया लेकिन नंबर में आया, तो मैंने अभी बताया था टेक्स्ट यूज कर लो। करेक्ट, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेक्स्ट फंक्शन को, और मैंने बोला पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे डेट चाहिए तो मैंने डेट लिखा। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे मंथ चाहिए तो मैंने मंथ लिखा। फिर मुझे ईयर चाहिए तो मैंने अपना फॉर्मेट बता दिया, इसको एंटर किया तो देखो उसी फॉर्मेट में आ गया। करेक्ट, इसको ओके सर। कंट्रोल डी करो तो ये देखो हर एक का रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको ये करना है, यहां तक मैंने बता दिया है, अब बस ब्रैकेट में डे भी लेकर आना है कि जिस दिन उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी उस दिन डे कौन सा था। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप लोगों को करना है। ओके, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। ओके ओके ओके।